हेलो स्टूडेंट्स, अश्वनी जीएस क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपशिका द्विवेदी आज अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारा काव्य के 3 पार्ट जो होते हैं इम्पोर्टेंट पार्ट्स, उसमें से रस छंद अलंकार होते हैं। 3 पार्ट आएंगे हमारे काव्य में। तो इस काव्य का फर्स्ट चैप्टर रस जिसे कहते हैं, रस से आज अपना हम क्लास स्टार्ट करेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करने से बच्चों आप लोगों से मैं एक बात कहते चलूँ हमेशा की तरह, तो प्लीज़ आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक शेयर करिए, मैक्सिमम अपने फ्रेंड सर्कल में से शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं हमारे चैनल को, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर पुश करें। तो बच्चों देखिए, रस अलंकार और छंद 3 ऐसे चैप्टर हैं। इन तीनों में से हिंदी में क्वेश्चन आते ही आते हैं, कम से कम 2-2 नंबर, 2-2-4-2 6 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से तय हैं। 6 से मैक्सिमम 8 हो सकते हैं, लेकिन 6 से 5 नहीं हो सकते। 6 नंबर के क्वेश्चन आपके ज़रूर से ज़रूर आएंगे। ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाते हैं हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो आइए आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, और इसको पढ़ाने के लिए हमारा हथियार क्या रहेगा, तो कविता के माध्यम से, कुछ लाइनों के माध्यम से हम आपको आज रस समझाने का प्रयास करेंगे। और आप भी यहाँ पर दिमाग को ज़्यादा अप्लाई नहीं करते हुए और थोड़ा सा काव्य की अनुभूति करेंगे। काव्य में जिन बातों को बताया जाता है, मतलब काव्य की जो लाइनें आएंगी तो उसको आप समझेंगे, उसमें आप दिमाग नहीं लगाएंगे, उसके जगह पे होके आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि हम कैसे आगे जिस तरह की मेरे पास लाइनें आएंगी तो आपको वही सोचना होगा कि हम वही कर रहे हैं। जैसे रामायण की अगर लाइन मैं लेके आऊँ, उससे आपको मैं समझाने लगूँ, तो आपको सोचना है कि वो रामायण में जो मतलब जो दृश्य उसका क्या हो रहा होगा, उस लाइन से उस दृश्य की अनुभूति करना है, तभी आप रस को समझ पाएंगे। उस लाइन के माध्यम से बस आपको ऐसे ही सोचना नहीं है, प्रैक्टिकल करना है। तो प्रैक्टिकल कैसे करना है, लाइब्रेरी के लेबोरेटरी में जाके प्रैक्टिकल थोड़ी करना है। इन लाइनों के माध्यम से ही आपको समझना है कि वो आपके सामने, आपके आँख के सामने वो दृश्य चल रहा हो। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, और इसे मैं आपको पूरे अच्छे से समझाने का पूरा प्रयास करूंगी। अब देखिए ये रस क्या होता है, तो पहले इस बात की चर्चा करते चले, तब ना इसके बारे में और क्या क्या होता है इन सबों की जानकारी हम आपको देंगे। तो पहले ये जानते चले कि व्हाट इज रस, रस क्या होता है। तो जैसे देखिए, कविता हम लोग पढ़ते हैं ना, तो कविता या काव्य पढ़ते समय उसमें आनंद जो उत्पन्न होता है, या कविता या काव्य पढ़ते समय जो आनंद उत्पन्न करने के लिए, कविता को सजाने संवारने के लिए, तो कविता को कैसे सजाया संवारा जाएगा, तो कविता के बाल थोड़ी झाड़े जाएंगे, बाल थोड़ी झाड़े जाएंगे, उसको चेहरा को थोड़ी ना बनाया संवारा जाएगा। उसको संवारने के लिए हमें शब्दों की आवश्यकता होती है, ऐसे शब्द जो उस कविता के लाइन में चमत्कार उत्पन्न कर दे, उसको पढ़ने वाले के दिल में आनंद उत्पन्न कर दे। तो लिखने वाला जो लेखक होता है, तो अपनी कविता को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, जैसे एक और मैं आपको बात बता दूं, जैसे हम कहीं शादी पार्टी में जा रहे होते हैं, तो नॉर्मल भी इंसान जो होता है वो भी इंसान रहता है, नॉर्मली भी जो रहता है, लेकिन जब शादी पार्टी में जाने लगे तो आप जाने लगते हैं, तो हम अपने आँखों को थोड़ा सा ऐसे काजल लगा के उसे सेट करते हैं, बाल को थोड़ा ऐसे मशीन से इधर उधर करते हैं, मतलब उसके साथ कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल कर देते हैं। ये प्रैक्टिकल हम क्यों करते हैं, अपने आप पर कुछ चीज़ों में बदलाव करते हैं। जैसे नॉर्मल जैसे हैं हम, नॉर्मल भी तो लोग बाल झाड़ते हैं, लेकिन पार्टी जिस दिन रहती है उस दिन दूसरे तरह से करते हैं। क्यों करते हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने के लिए, अपने आप को आकर्षण का केंद्र बनने के लिए। तो लेखक का, काव्य बनाने वाले का, काव्य लिखने वाले का, नाटक लिखने वाले का, ठीक है, इन लोगों का भी यही प्रयास होता है कि अपने शब्दों में हम किस प्रकार के, अपने शब्दों में हम किस प्रकार की, अपने जो कविता है उसमें हम किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करें, ताकि हमारा कविता जो है वो अच्छा लगने लगे। तो इसी के लिए, अपने कविता को सजाने के लिए जो हमारे काव्य के कुछ जो पाठ हुए, यही रस छंद अलंकार की आवश्यकता पड़ी। तो ये रस छंद अलंकार जो है, ये कविता की लाइनों को सुधारने के लिए, उसे संवारने के लिए, उसे थोड़ा हट के थोड़ा अलग रूप देने के लिए इस सबों का इजाद किया गया, खोज किया गया, इन्वेंट किया गया, जो भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो इसके लिए रस का इस्तेमाल करते हैं हम। रस क्या होता है,
रस क्या होता है तो ये आप समझ गए। तो कविता में आनंद की अनुभूति लाने के लिए, जैसे आप रोज़ खाना खाते हैं और किसी एक दिन स्पेशल खाना बने, तो स्पेशल खाना खाने में आपको आनंद आता है ना। तो आनंद क्या होता है देखिए, तो कुछ जो नॉर्मल खाना है उसमें कुछ एक्स्ट्रा, कुछ अच्छी चीज़ों को ऐड कर देते हैं। उसी प्रकार से जो नॉर्मल शब्द हैं, साधारण शब्दों में कुछ स्पेशल, कुछ विशेष शब्दों को जोड़कर उसमें रस उत्पन्न करना, मतलब उसमें थोड़ा अलग लुक देना, ठीक है। पढ़ने वाले को उसमें आनंद आने लगे, वो खुश हो जाए पढ़कर, इसके लिए हम रस का प्रयोग करने लगे। किसी कवि का ये उद्देश्य, देखिए यही बात आपको पीडीएफ में भी लिखी हुई मिली ना, कि किसी कवि का ये उद्देश्य होता है कि अपने कविता से श्रोता के मन में भाव उत्पन्न करना। भाव को जगाने के लिए जिस अलौकिक आनंद या स्वाद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं, इसे अलौकिक कहा गया। देखिए ये थोड़ा सा यदि आप प्रयास करेंगे समझने को तभी आपको समझ में आएगा, वरना हाथ से निकल जाएगा, ये चैप्टर नहीं समझने पाएंगे बाद में। अगर सोचेंगे कि बाद में जो चीज़ बताई जा रही है उसे यहीं सुनिए, यहीं समझिए और याद भी अपने माइंड में सेट करने का प्रयास करिए। देखिए क्या कहता है कि किसी कवि का ये उद्देश्य होता है कि श्रोता के मन में भाव उत्पन्न करे। कैसे कवि अपना श्रोता के मन में भाव उत्पन्न करेगा, तो जो लिखता है वो लिख के भाव उत्पन्न करेगा। हम टीचर हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो हमको आपके मन में ये आशा जागृत करनी है, ये मतलब रोमांच जागृत करना है कि आप पढ़ने के लिए उत्सुक हो जाए। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, हम किस तरह से अपने पढ़ाएं, तो वो हम क्या क्या करेंगे, किसका सहारा लेंगे। तो हम पढ़ाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल करके, अच्छे एग्जाम्पल के माध्यम से, अच्छे वर्ड्स के माध्यम से आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए और हमारा और आपका जो कांटेक्ट का माध्यम है उसे सुधारने की हम प्रयास करेंगे, ठीक है। किसी टॉपिक को यदि हम लेके चले तो उसे इतने अच्छे से आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करें कि वो आपको समझ में आ जाए। तो उसी प्रकार से कवि का भी उद्देश्य होता है, अगर श्रोता के मन में भाव उत्पन्न करना है तो वो कैसे करेगा, तो अपने कविता के माध्यम से करेगा। अगर कोई फिल्म डायरेक्टर है, अपना फिल्म बनाता है, तो वो जानता है कि मेरे दर्शकों के मन में उस फिल्म के लिए उत्सुकता लाने के लिए, भावना लाने के लिए, भाव लाने के लिए कि उस जिस पर रिलेटेड वो पिक्चर हो। जैसे कोई ये देशभक्ति वाली पिक्चर हो, उरी मान लीजिए फिल्म हो, तो उरी फिल्म में क्या जो डायरेक्टर होगा, प्रोड्यूसर होगा, उसमें ऐसा कुछ करने का प्रयास करेगा ताकि लोगों के मन में उत्साह का भाव जागृत हो, वीरता का भाव जागृत हो। तो वो उसके लिए क्या किया, फिल्म का सहारा लिया। उसी प्रकार से कविता में अच्छाई लाने के लिए, एक तरह से समझिए कि दाल में जिस तरह से हम घी डाल के उसको और अच्छा बना देते हैं ना, और टेस्टी बना देते हैं, उसी प्रकार से रस जो होता है ये शब्दों का एक प्रकार से कह सकते हैं सौंदर्यीकरण करने के लिए, सौंदर्य बढ़ाने के लिए, उनका सौंदर्यीकृत करने के लिए हम रस का प्रयोग करते हैं। तो कविता के माध्यम से कवि अपने जो उसमें भाव उत्पन्न करता है, तो ये जो भाव उत्पन्न होगा, आनंद आएगा। कविता को पढ़ने से, कोई अच्छी लाइन को पढ़ने से हमें बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत आनंद आया, तो क्या उसको आप पकड़ सकते हैं, उस जो आनंद की अनुभूति होती है उसे आप छू सकते हैं, उसे हम पकड़ सकते हैं नहीं, उसे बस अनुभव किया जा सकता है। जो हमें आनंद आया उसकी अनुभूति की जा सकती है, उससे अनुभव किया जा सकता है, ना ही उसे हम देख सकते हैं कि कैसा आनंद आया, बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। और किस प्रकार से, मतलब उसको पकड़ सकते भी नहीं है, छू सकते हैं नहीं छू सकते। तो इसे अलौकिक आनंद कहते हैं कि कविता को यदि पढ़ने से कोई अलौकिक आनंद आए उसे हम रस कहते हैं। तो देखिए ये समझ गए कि रस क्या होता है। ये देखिए अलौकिक को मैं ऐसे घेरे में कर दूँ कि अलौकिक आनंद आया, ऐसा आनंद बिल्कुल जिसे आप छू नहीं सकते हैं। अब किस तरह से आएगा, और ये रस के बारे में तो जानने कि रस है क्या, ठीक है। अब आनंद लाने के लिए हमारे पास कुछ तो ऐसे होंगे ना, जैसे कि देखिए पढ़ाने के लिए इंस्ट्रूमेंट ज़रूरी होते हैं, वो बोर्ड होता है। आज तो चलिए ऑनलाइन आके और माध्यम बदल गया है, लेकिन बोर्ड होना चाहिए, मार्कर होना चाहिए, पढ़ाने वाले की विषय पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए, उसका बच्चों को अपने
जो कम्युनिकेशन का जो उसका माध्यम है वो कम्युनिकेट करने टीचर को आना चाहिए, तभी तो वो अच्छा पढ़ा सकता है। उसी प्रकार से देखिए कि रस का प्रयोग करने के लिए, कविता में रस का प्रयोग करने के लिए हमें किन किन औजारों की आवश्यकता पड़ी, हमें किन किन हथियारों की आवश्यकता पड़ी, इसके बारे में जानेंगे। अभी तो रस समझ लिए। रस का क्या काम है कि काव्य में सुंदरता लाने के लिए, काव्य में सुंदरता लाने के लिए, काव्य को पढ़ने में जो आनंद उत्पन्न होना चाहिए, उसी आनंद को लाने के लिए हम रस का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया रस का मतलब। अब देख लीजिए कि भरत मुनि का जो रस शास्त्र है, भरत मुनि का रस शास्त्र है, नहीं, भरत मुनि को रस शास्त्र का प्रवर्तक माना जाता है। ये जो रस आए ना, तो इसका प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो भरत मुनि को माना जाता है। रस का प्रवर्तक किसे माना जाता है? भरत मुनि को माना जाता है। और ये रस काव्य की आत्मा है, ऐसा किसने कहा? ये सब लाइनें देखिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको यहाँ लिखवा दी हूँ, ठीक है। तो ये अपने आप कॉपी में भी नोट करेंगे। पहले रस क्या होता है उसकी परिभाषा को आपने देख लिया। अब रस काव्य की आत्मा है, ऐसा किसने कहा? ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि रस को काव्य की आत्मा किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो रस को काव्य की आत्मा कहते हैं। काव्य की आत्मा किसे कहते हैं? रस को कहते हैं। और ऐसा भी आ सकता है कि काव्य की आत्मा किसे कहते हैं? तो रस को कहते हैं। और काव्य की रस को काव्य की आत्मा किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। और देखिए और क्या क्वेश्चन बनेंगे। भरत मुनि रस शास्त्र का प्रवर्तक किसे माना जाता है? भरत मुनि को माना जाता है, ठीक है। ये हो गए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, जितना अभी हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड। अब आगे चलेंगे। तो रस तो हम लोग समझ गए कि काव्य में आनंद की अनुभूति प्राप्त करने के लिए काव्य को थोड़ा इस तरीके से पेश करें। कवि का ये उद्देश्य होता है कि काव्य को इस तरह से पेश किया जाए अपने श्रोताओं के बीच में, अपने पढ़ने वाले के बीच में इस तरह से अपनी लाइनें लिखी जाए कि उनको बहुत अच्छा लगे, उन्हें पढ़कर आनंद की अनुभूति हो बहुत ज़्यादा, उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। तो इसके लिए उन्होंने रस का प्रयोग किया। तो रस का प्रयोग किया, ठीक है, प्रयोग किया। तो अब ये इस जो रस का प्रयोग किया उसको अच्छा करने के लिए अच्छे शब्दों को ढूंढने लगे। वो अच्छे शब्द के माध्यम से ही अपने काव्य में ये लाएंगे, सुंदरता लाएंगे। तो और रस के क्या एलिमेंट होते हैं, रस के और क्या तत्व है, रस के और क्या औजार होते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी कविता को, ठीक है, कवि अपनी कविता को, कोई फिल्म बनाने वाला हो तो वो अपने इसमें फिल्म में अच्छाई लाने के लिए क्या करेगा? तो वो भी इस तरीके से एट्रैक्टिव लाइन बोले जाएंगे, इस तरह से अपना पिक्चर का जो उसका भाव रहेगा उसे और अच्छे से दिखाने के लिए, जैसे वीरता का भाव रहेगा तो उसमें इस प्रकार की लाइनें वो ऐड करेगा, इस प्रकार का डायलॉग्स जिसे बोलते हैं हीरो से बुलवाएगा, हीरो के माध्यम से बुलवाएगा कि वो और ज़्यादा फेमस हो जाए, और ज़्यादा अच्छा लगे। तो ये सब हो जाएंगे रस के औजार। रस के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि रस के कितने एलिमेंट्स होते हैं, कितने औजारों के माध्यम से हम अपनी कविता को सुंदर बना सकते हैं, अपनी हम लाइनों को, अपनी हम पंक्तियों को सजा सकते हैं, किस तरह से सजा सकते हैं, और उनको सजाने के लिए हमें किन किन तत्वों की आवश्यकता पड़ेगी, इन सबों के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। आगे देखिए आपके स्क्रीन पर आ गया कि रस के अंग कितने होते हैं, ये आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। और इसे हम एक एक पार्ट को, इसके एक एक तत्वों को, एलिमेंट्स को, इसके एक एक भाग को हम पढ़ेंगे, एकदम आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल इजी वे में होकर पढ़ेंगे, कोई परेशान नहीं होगा इसे पढ़ने के लिए। क्योंकि यदि आप इसे समझ के चलेंगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बहुत अच्छा चैप्टर होता है रस और छंद का। रस, छंद, अलंकार, ये 3 चैप्टर जो होता है बहुत ही अच्छा होता है। इसमें आपको बहुत मज़ा आएगा समझ के पढ़ेंगे तब। देखिए रस के कितने अंग होते हैं। तो रस के 4 अंग होते हैं, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। रस के कितने एलिमेंट हो गए? तो 4। तो इन्हीं 4 अंगों के माध्यम से हम अपनी कविता की पंक्तियों को सुधारेंगे, उन्हें सुंदर बनाएंगे, अपने काव्य में
आनंद की अनुभूति प्राप्त करने के लिए हमारे पास जो औजार होंगे, तो यही 4 औजार होंगे: अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। अब इन चारों को हम किस प्रकार से पढ़ेंगे, और ऐसे पढ़ेंगे ताकि हम इसका यूज भी कर सकें, और जहाँ इसका यूज़ हुआ है वैसे लाइन आपको देखने को मिलेंगे जहाँ इनका यूज हुआ है। तो किसको विभाव कहेंगे, किसको स्थायी भाव कहेंगे, किसे अनुभाव कहेंगे, किस संचारी भाव कहेंगे, ये सब समझना आपको आनी चाहिए। एकदम इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। तो देखिए, अस्थाई भाव क्या कहता है कि आपके पास कोई कारण होना चाहिए आनंद के लेने के लिए। देखिए, जैसे हम कोई ऐसे मूवी देखते हैं तो उसका कोई बेसिक पॉइंट होता है ना, वो किस पे रिलेटेड मूवी है। तो जैसे हम देखेंगे हाउसफुल 4 अगर हम देखने जाते हैं तो उसमें शुरू से लेके अंत तक अस्थाई भाव हमारा उसमें क्या रहता है, तो अस्थाई भाव में हमारा हास्य रस रहता है, उसमें शुरू से लेके अंत तक हंसी आती रहती है। तो पूरी तरीके से वो किस पे पॉइंटेड वो मूवी हो गई, तो वो हास्य रस पर केंद्रित फिल्म हो गई हाउसफुल 4 यदि हम देखते हैं। तो ये अस्थाई भाव होता है कि आपके पास कोई कारण होना चाहिए, अनुभव, आपके पास कोई क्या रीज़न है उसमें आनंद लेने के लिए, आपके पास क्या रीज़न है उसमें आनंद लेने के लिए, तो उसमें हास्य रस का प्रयोग किया गया, तो उसे अस्थाई भाव कहेंगे। अस्थाई भाव किसे कहेंगे, जो पंक्ति में या कविता, अगर कविता मान लीजिए है, कोई कविता है, उसमें अस्थाई भाव क्या है, तो जो शुरू से लेकर अंत तक जिस रस की आपको अनुभूति होगी उसे अस्थाई भाव कहेंगे। जैसे एक ये और दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, फिल्म के को ही लेकर चलेंगे। जैसे आप देखेंगे कारगिल मूवी आप देखते हैं, पिक्चर देखने के लिए बैठते हैं, तो लेकिन उसमें आप जो देखेंगे शुरू से लेके अंत तक, मूवी के शुरू से लेके अंत तक आपको किस रस की अनुभूति होगी, तो आपको उत्साह की अनुभूति होगी, वीर रस की अनुभूति होगी। उसमें देखेंगे कि पाकिस्तान का इंडिया से किस प्रकार का युद्ध होता है, तो आपके मन में, अब पिक्चर जो देखेंगे आप, तो आपके मन में देखिए कितने प्रकार की अनुभूति होगी, आपको किस तरह का आनंद आएगा। तो आपको वीर रस की अनुभूति होगी, ये तो बात तय है। आपको भी मन करेगा कि हम भी चले जाते बॉर्डर पर और चाइना के साथ, ऐसे इंडिया की जो आर्मी लड़ रही है उनके साथ हम भी लड़ते पाकिस्तान के साथ। तो उस पिक्चर को देखते समय आपके मन में किस प्रकार की अनुभूति आएगी, तो देखिए उसी पर रिलेटेड है ये चारों। एक एग्जाम्पल, जो भी हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे उसमें उसके पार्ट आपको मिल जाएंगे। अस्थाई भाव में क्या आ जाएगा, वीर रस। उरी पिक्चर देखते हैं या कारगिल पिक्चर देखते हैं, बॉर्डर देखते हैं, तो इस प्रकार की पिक्चर यदि आप देखते हैं तो उसमें आपको क्या दिखेगा, तो पिक्चर के शुरू से अंत तक आपको अस्थाई मतलब फिक्स होता है ना, तो फिक्स जो भाव होगा, जो अस्थाई होगा, शुरू से लेके अंत तक वो वीर रस की अनुभूति होगी, आपको वीर रस की प्राप्ति होगी। पिक्चर देख के आप एकदम वीरता आपके अंदर आ जाएगी, आपको भी मन करेगा, इच्छा करेगा कि हम भी चले जाते और अपने इंडिया आर्मी के साथ हम भी लड़ते। और देखिए विभाव क्या होता है, ये तो अस्थाई भाव समझ गए। अब विभाव क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। जो ये अस्थाई भाव के बारे में दिया गया है, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब इसे पढ़ के बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे हम आपको बहुत आराम से, बहुत अच्छे से समझा दिए कि अस्थाई भाव क्या होता है। तो जो कोई भी आपको टॉपिक दिया जाएगा जिसमें आपको आनंद की अनुभूति हो रही है, तो आनंद किस प्रकार का आनंद हो रहा है, किसी लाइन को पढ़ के अगर आपको हंसी आ रही है तो वो हास्य रस होगा। हास्य रस तो शुरू से लेकर अंत तक आपको पंक्ति में हास्य रस मिलेगा, तो उसे क्या कहेंगे कि ये अस्थाई भाव हो गया उसका। अगर वीर रस मिलता है किसी लाइन पंक्ति को पढ़कर या किसी मूवी को देखकर, किसी नाटक को देखकर, तो उसे कहेंगे कि उसका अस्थाई भाव, उस नाटक का अस्थाई भाव वीर रस था। किसी ऐसा पिक्चर, कोई ऐसा मूवी, कोई ऐसा नाटक जो पूर्णतः प्रेम पर आधारित हो, तो उसे क्या कहेंगे कि ये इसमें श्रृंगार रस की अनुभूति हो रही है। इस मूवी से के फर्स्ट से लेकर, शुरू से लेकर अंतिम तक श्रृंगार रस की अनुभूति हो रही है, तो इसमें अस्थाई भाव क्या हो जाएंगे, श्रृंगार रस उसका अस्थाई भाव हो जाएगा। तो ये अस्थाई भाव के बारे में हमने पढ़ा। और इसे आप लिखने के लिए, ये तो
आपको समझने का था। लिखने के लिए आप क्या लिखेंगे अस्थाई भाव का परिभाषा, तो देखिए स्क्रीन पे आपके दिख रहा होगा। जो भाव दब नहीं सकता, जहाँ अस्थायित्व हो, आनंद के मूलभूत भाव को ही अस्थाई भाव कहते हैं। बिल्कुल, आचार्य भरत मुनि के अनुसार रस में 8 स्थायी भाव हैं, परंतु आचार्य अभिनव गुप्त के अनुसार रसों की संख्या 9 बताया गया है। प्रत्येक रस में एक स्थायी भाव के अनुसार 9 प्रकार के अस्थायी भाव हो गए। तो अब देखिए यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। ये देखिए, एक मिनट। हाँ, तो ये जो अस्थाई भाव हो गए उसका आप परिभाषा कैसे लिखेंगे कि अस्थाई भाव का क्या परिभाषा होगा? जो भाव दब नहीं सकता, जो किसी पंक्ति के पढ़ने से उस भाव को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे आपको कोई कविता हो जाए, जो देश पर लिखी हुई कोई कविता हो, जैसे आप जनगण मन जब आप गा रहे होंगे तो उसको पढ़ने से आपको, उसको जब पढ़ेंगे हम तो उसमें हमें क्या मिलेगा? उसमें हमें उत्साह मिलेगा, वीर रस की अनुभूति होगी, अपने देश के बारे में आपको प्रेम जगेगा, अपने देश के प्रति आपके हृदय में प्रेम जगेगा। तो वो शुरू से अंत तक वो जो प्रेम होगा उससे आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता है कि शुरू के लाइनों को पढ़ने से आपको देश के प्रति प्रेम आए और लास्ट के लाइनों के पढ़ने से आपको हंसी आने लगे। ऐसा नहीं होगा। जो भी एक पिक्चर होगा, कोई कविता उठा ले तो वो पूर्णतः एक रस पर आश्रित होगा, एक रस से संबंधित होगा, जो उसका अस्थाई रस माना जाएगा। तो उसके प्रकार पर निर्भर करेगा कि वो कौन सा रस है। उसके पंक्ति को आप फर्स्ट से लेकर लास्ट तक अगर आप पढ़ते रहेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, तो आपको जो भाव उत्पन्न होगा उसमें एक भाव, किसी एक पंक्ति से, एक कविता से आपको एक ही प्रकार के भाव की अनुभूति होगी, जिससे अस्थाई भाव कहेंगे। तो ये अस्थाई भाव का परिभाषा हो गया। अब चलिए भरत मुनि। तो भरत मुनि का एक बच्चों पुस्तक है रस शास्त्र, ठीक है ना। रस शास्त्र भरत मुनि का पुस्तक है, जिसमें उन्होंने 8 प्रकार की रस के बारे में बताया है। अब रस के 8 प्रकार के अस्थाई रस के बारे में बताया है। तो अभी अब अस्थाई रस के बारे में हम जानेंगे, लेकिन और जो इसके पार्ट्स हैं इसको पढ़ लेंगे, उसके बाद हम अस्थाई भाव देखेंगे। अस्थाई भाव में रस कितने प्रकार होते हैं, लेकिन भरत मुनि ने ही बस 8 माना है। और जो हिंदी के आचार्य हमारे हुए, जैसे अभिनव गुप्त ने 9 रसों को माना है और मान्यता भी प्राप्त है 9 रसों की। अब देखिए, ये तो आदिकाल की बात थी, मतलब पुराने समय की ये बात थी। अभी आधुनिक काल में रसों की संख्या 11 बताई गई है। तो देखिए, यहाँ से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं ये आप सुन लीजिए। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8 है। इसकी चर्चा उन्होंने कहाँ किया है? तो अपने पुस्तक रस शास्त्र में किया है, ठीक है। और आदिकाल के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 9 है, ठीक। आधुनिक काल के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 11 है। भरत मुनि जो होते हैं अस्थाई, एक शांत रस जो होता है, शांत रस को ये रस नहीं मानते हैं, ये 8 रसों को ही मानते हैं। अभी रस के बारे में पढ़ेंगे, रस के प्रकार और उनके अस्थाई भाव पढ़ेंगे। आप परेशान मत होइएगा, इसके आगे लेके चलेंगे, लेकिन उसके बाद अनुभाव विभाव जो है इसको पढ़ते हुए चलेंगे, ताकि ये सब इधर क्लियर रहे। और इन सबों के बारे में उतना नहीं पढ़ना है, अस्थाई भाव को थोड़ा और मतलब लॉन्ग में थोड़ा पढ़ना है, थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, तो कोई परेशान नहीं होगा। आगे चलेंगे हम। ये तो हम देख लिए। अब देखिए रस के नाम और उनके अस्थाई भाव। रस के नाम और उनके अस्थाई भाव ये आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसे हम देख लेते हैं, उसके बाद ही आगे चलेंगे, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इधर देखिए रस के नाम लिखे हुए हैं, इससे इधर अस्थाई भाव लिखे हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि कौन से रस, किस प्रकार के रस को जब हम आनंद, उस रस की अनुभूति करेंगे तो जो उसका अस्थाई भाव क्या होगा। मतलब किसी अगर पंक्ति में आपको पढ़ने से वीरता आ रही है, तो वीर का अस्थाई रस क्या होगा? वीर रस का अस्थाई भाव क्या होगा? उत्साह होगा। किसी पंक्ति में पढ़ने से आपके हृदय में प्रेम जग रहा हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, इसमें कोई नाटक देख रहे हैं, कोई पिक्चर देख रहे हैं, तो आपको उसे बहुत हंसी आ रही है,
कोई भूतिया पिक्चर देख रहे तो उसमें आपको डर लग रहा है, तो भयानक रस, भयानक उसका रस हो गया, उसमें हमको किस प्रकार का रस मिल रहा है, तो उसमें हमको भयानक रस की प्राप्ति हो रही। तो भयानक रस का अस्थाई भाव क्या होगा, तो उसका भय होगा। हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होगा, तो हास्य होगा। उसी प्रकार से 9 जो हमारे आदि काल के अनुसार है और 2 आधुनिक काल में और जोड़ दिए गए हैं, तो उन 11 को हम देखेंगे और उनका अस्थाई भाव जानेंगे। और इसको इतना ही बस नहीं पढ़ना है, इसको और डिटेल में पढ़ना है। और डिटेल में कैसे, जैसे श्रृंगार रस हुआ तो उसका मैं आपको लाइन बोलूँगी, पंक्ति बोलूँगी, श्रृंगार रस की बोलूँगी नहीं, आपको स्क्रीन पे आपको दिखेगा, क्योंकि बोलने से आप लिख नहीं सकते हैं, कुछ बच्चे नहीं लिख पाते हैं मात्र बोलने से। और ये जो हम पंक्तियों का जो इस्तेमाल करेंगे, तो काव्य की जो भाषा होती है ना, जो ये हमारे अवधि के जो कुछ राइटर हुए हैं, तो रस के जो राइटर अलग होते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से देखेंगे कि लेखक जो होते हैं, जो कहानी लिखने वाले लेखक अलग होते हैं, और काव्य की जो राइटर होते हैं वो अलग होते हैं, वो लेखक अलग होते हैं जो काव्य लिखते हैं। तो उनके जो हम जिन काव्यों के सहारा से रस को पढ़ते हैं ना, उनका लैंग्वेज हमारा मैक्सिमम क्या होता है, तो वो हमारे जो काव्य हैं वो अधिकतर अवधी भाषा में लिखे गए हैं। तो उस भाषा को आपको लिखने में हो सकती है थोड़ी प्रॉब्लम, थोड़ी बहुत, तो उसको हम लिखेंगे, आपकी स्क्रीन पर वो चलता रहेगा। और उसका हिंदी क्या होगा, मतलब वो कहना क्या चाहता है, ऐसे अब जैसे पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा कि वो क्या कह रहा है, तो उसका हम हिंदी में भी लिख लेंगे कि इसका भावार्थ क्या है, उसका हिंदी का मतलब क्या है। उसके बाद हम उसे समझेंगे एक एक रस के बारे में। तो अभी चलिए बस हम इतना देख लें कि इसका अस्थाई भाव क्या है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है, तो श्रृंगार का अस्थाई भाव रति होता है, करुण का शोक होता है, अद्भुत रस का विस्मय होता है। अब देखिए श्रृंगार रस क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा अभी हम पढ़ लें, क्योंकि ऐसे अचानक ऐसे ही बस हम पढ़ के चले जाएंगे आपको नहीं पता चलेगा और यहाँ आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखेंगे श्रृंगार रस, श्रृंगार रस क्या होता है। जैसे आशिकी 2 मूवी आपने देखा, आशिकी 2 मूवी आपने देखा, तो उस पिक्चर के शुरू से अंत तक, उस पिक्चर के शुरू से अंत तक आपको ऐसे लगेगा कि ये प्रेम की बातें हो रही हैं, हम प्रेम के बारे में, मतलब प्यार क्या होता है, प्रेम क्या होता है, इसकी अनुभूति, हमें प्रेम रस की अनुभूति होती है, उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। और एक और बात यहाँ से याद रखिएगा कि श्रृंगार रस को रसराज की उपाधि दी गई है। रसराज की उपाधि किसे दी गई है, तो इसी श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा गया है। श्रृंगार रस को रसों का राजा किसे कहा गया, ये भी क्वेश्चन आता है, आया हुआ क्वेश्चन है। रसराज किसे कहते हैं, रसों का राजा किसे कहते हैं, तो वो श्रृंगार रस को होता है। अब इसके 2 पार्ट हो जाते हैं बच्चों, इसके 2 पार्ट हो जाते हैं, और इनका क्या हो जाएगा, तो एक श्रृंगार रस का 2 पार्ट हो जाएगा, एक हो जाएगा संयोग रस, एक हो जाएगा वियोग रस। तो संयोग रस और वियोग रस, इन सबों को पढ़ने के लिए हम आगे चलेंगे, आगे देखेंगे। अब दूसरा है करुण रस या शोक। तो अब देखिए युद्ध हुआ, समझिए कारगिल का जो युद्ध हुआ, ठीक, तो उसका जो इफेक्ट पड़ा, तो ऐसा थोड़ी है हमारे भी कुछ जवान मारे जाएंगे, तो हमारे जो जवान मरेंगे तो उनको श्रद्धांजलि के समय वो जो देखते हैं धुन बजाई जाती है, तो उस धुन को सुनने पर आपको किस अनुभूति क्या होगी, तो करुण रस की अनुभूति होगी। या फिर एक और एग्जाम्पल देखिए करुण रस का एक और एग्जाम्पल देखिए। जैसे कोई आपको शोकग्रस्त हो गया, शोकाकुल हो गया, मतलब आपका कोई प्रिय आपसे, उसके मतलब समझिए कि झगड़ा ही हो गया है, आपका कोई प्रिय हो आपसे, जिससे बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगता हो, बनता हो, कोई आपका ऐसा दोस्त ही हो जिससे आपकी बहुत अच्छी दोस्ती रही हो, और उससे अब मतलब आपका वो नहीं रहा, उससे आपका उस तरीके से दोस्ती नहीं रहा, आपका संबंध बदल गए, तो वो क्या होगा, तो उस समय आपका हृदय कैसा रहेगा, उस समय आपको किस रस की अनुभूति होगी, तो करुण रस की अनुभूति होगी। अब इन सभी को हम एग्जाम्पल के तौर पे जब हम पढ़ेंगे ना, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, गारंटी है। आप हमको बस समय दीजिए, एक ही दिन में सब कुछ बता पाना पॉसिबल नहीं है। अब आगे चलेंगे, देखिए करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है, तो शोक होता है। अद्भुत रस मतलब क्या,
अद्भुत मतलब कोई ऐसा नज़ारा आपके सामने आपने देख लिया। मान लीजिए आप ट्रेन से कहीं जर्नी कर रहे हो, ट्रेन से आप कहीं जा रहे हो और ट्रेन की खिड़की वाले सीट पर आप बैठे हो और बाहर का नज़ारा देखें कि ट्रेन एकदम यूं गुफा के अंदर से जा रही है और नीचे नीचे ज़मीन बहुत नीचे खाई में ज़मीन है, उस खाई में उस घाटी में और नीचे बहुत घाटी, उस घाटी में बहुत सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए हैं, फूल खिले हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे पौधे हैं और उसमें एक झरना भी बह रहा है। तो ये देख के आपको क्या लगेगा, अरे वाह क्या अद्भुत नज़ारा है, क्या बहुत अच्छा सा नज़ारा है। तो उसे क्या कहेंगे, आपको देख के अद्भुत रस की अनुभूति हुई, कुछ स्पेशल कुछ अच्छा चीज़ देखकर अद्भुत रस की उत्पत्ति, अद्भुत रस आपके हृदय में आएगा, वो आपके मुंह से यूं ही निकल जाएगा शब्द कि क्या अच्छा दृश्य है, कितना सुंदर नज़ारा है, क्या अद्भुत नज़ारा है। मतलब अद्भुत मतलब थोड़ा अलग, थोड़ा सुंदर, और जगह जहाँ आपको देखने को हमेशा नहीं मिलती हो उसे हम अद्भुत रस कहते हैं। तो अद्भुत का स्थायी भाव क्या होगा, अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होगा। चौथा है रौद्र रस या क्रोध। अब देखिए शिव तांडव, जब शिव तांडव स्तोत्रम का जब आप पाठ करेंगे तो वो रौद्र रस होगा। उसको आप पाठ करते समय हमारे जो बोलने का जो लहजा होता है, हमारा दिमाग जो होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वो रौद्र रस आपको जब देखेंगे, जब आप अभी लॉकडाउन के दौरान आप देख रहे होंगे पिक्चर टीवी पर, नेशनल पर एक वो बहुत पुराने पुराने जितने भी हैं सारे ये भक्ति वाले जो जितने भी सीरियल हैं जो वो सब स्टार्ट कर दिए गए हैं। तो उसमें जब देखेंगे कि शिव पुराण जब स्टार्ट करता था, या फिर पहले भी आप देखे होंगे शिव पुराण जब स्टार्ट होता था तो स्क्रीन पे आपको टीवी की स्क्रीन पे क्या होता था, जो हमारे ये थे भोले बाबा जो थे वो शिव तांडव स्तोत्रम का धुन बजते रहता था। वो एकदम रौद्र रूप में आकर, मतलब एकदम गुस्से वाले रूप में, जब सती को, अब वो उस समय किस समय का ये दर्शन होता है हमें कराया जाता, तो उस समय की जो दृश्य था उसकी अनुभूति करिए, उस समय का जो दृश्य था उसकी अनुभूति करिए। आपको रौद्र रस, जैसे सती माता जो होती हैं वो जल जाती हैं, तो सती माता जो होती हैं वो जल जाती हैं, वो हमारे आदि देव की बहुत प्रिय होती हैं। उनकी पत्नी, उनकी भार्या जब जल जाती है तो वो क्रोध में आते हैं, क्रोध में आते हैं, जिससे हम उन लाइन, जब आप शिव तांडव स्तोत्रम की लाइनों को जब पढ़ेंगे तो आपको रौद्र रस की अनुभूति होगी, रौद्र रस की अनुभूति होगी। आपके मन में एक तरह से क्रोध की भावना जागृत होगी। रौद्र रस का हमारा स्थायी भाव, अस्थायी क्या रहेगा, मतलब शुरू से अंत तक आप शिव तांडव को पढ़िए, आपके मन में क्रोध की भावना जगेगी। रौद्र आपका रूप मतलब थोड़ी गुस्से में आप हो जाएंगे, उस समय उस जगह उसमें आप खोएंगे, तब उसमें विलीन होके उसे आप पढ़ेंगे तब। बस ऐसे ही बस पढ़ते जाएंगे तब नहीं, बस जब तक उसमें आप घुसेंगे नहीं, उसमें एकदम विलीन होकर उसमें पूरा तन मन अपना न्यौछावर करके, एक तरह से कह सकते उस चीज़ की अनुभूति करिएगा, उसका अनुभव करिएगा, तो आपको रौद्र रस की अनुभूति होती है। और देखिए, अगर यहाँ से एक और बात आपको बताते चले, पांचवा चलिए देख लेते हैं उसके बाद, क्योंकि देखिए टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा हो जाता है और ज़्यादा लंबा वीडियो करना सही नहीं है। नेक्स्ट क्लास में और ज़्यादा हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। उदाहरण अभी तो बस बोल के समझा रही हूँ ना, लिखे हुए उदाहरणों के साथ साथ पिक्चरों के साथ, ठीक है, फिगर्स को दिखाकर, लिखे हुए उदाहरणों को दिखाकर आपको मैं समझाऊंगी। अभी बस आपको बोलकर समझा रही हूँ, एक तरह से समझ विकसित करने के लिए। आपका दिमाग को इस तरह सेट करके रखिए कि हमें नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ना है। ये एक तरह से ट्रेलर है आपकी क्लास का। देखिए कि हास्य रस, ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ। जैसे हंसने वाला कोई मूवी देख रहे हो आप, जैसे हंसने वाली कोई मूवी देख रहे हो, या एक ये सीरियल ही कुछ ऐसा देख रहे हो, जैसे भाभी जी घर में हैं सीरियल आप देख रहे हो, या तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल आप देख रहे हैं। तो इस सीरियल जो आप देखेंगे तो इसमें आपको सीरियल के शुरू से लेके अंत तक एक एपिसोड में आपको पूरा हंसने की अनुभूति होगी। आपको बस हंसी आएगी देखकर। या ये कोई ये देख रहे हैं हाउसफुल 4 हो गया, और क्या क्या मूवी होती है भाई, हमको मूवी देखे बहुत दिन हो गया, उतनी याद नहीं रहती है। आपको बस समझाने के लिए दिमाग पर जोर डाल के याद कर रही हूँ। और कोई ऐसी मूवी आप सोच ही लीजिएगा, हंसने वाली मूवीज़ होती हैं तो उसे आप देखिएगा। तो देखने से क्या होगा, आपके मन में
हंसी हंसी आएगा, आपको हास्य रस की अनुभूति होगी, तो इसका हास्य का स्थायी भाव हास्य ही हो जाता है। और भयानक रस मतलब जैसे आप रास्ते में जा रहे हो, कहीं रास्ते में जा रहे हैं, बरसात का मौसम है, आप रास्ते में जा रहे हैं, अकेले हो, थोड़ा शाम हो गया है, आपको रास्ते में एक क्या मिल गया, सांप मिल गया, सांप मिल जाएगा आपको रास्ते में, बड़ा सा सांप मिल गया आपके पैर के नीचे आते आते बचे, तो वह क्या उस समय आपकी स्थिति क्या होगी, सोच के देखिए, इस चीज़ की अनुभूति करके देखिए, आप सोच के देखिए कि उस समय आपको कैसा लगेगा। तो एकदम से आप डर जाएंगे, अरे वाह क्या भयानक दृश्य, ये सांप आ गया मेरे, मतलब सिकुड़ जाएंगे आप डर के। तो वो होता है भयानक रस। एक कोई आपको भयानक सी चीज़, कोई खतरनाक सी चीज़ आपको दिख जाए, तो वो या फिर डिस्कवरी चैनल आप देख रहे हो, या फिर सुंदरवन डेल्टा, ये सब पर जो ये बनती है डॉक्यूमेंट्री मूवीज़ बनती है ना, खैर आप लोग ये सब नहीं देखते होंगे, हमें पता है, आप लोग पढ़ने वाली चीज़ें जिससे ज्ञान बढ़े वो सब आप नहीं देखते होंगे, हम जानते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब पर आप कभी देखा करिए, जो चीज़ आप पढ़ते हैं ना उसे प्रैक्टिकल करने की कोशिश करिए। जैसे जियोग्राफी की कुछ चीज़ें पढ़ते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र मिलकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है, तो उस सुंदरवन डेल्टा को यूट्यूब पर सर्च करिए, तो वो कैसी है, वहाँ आप जा नहीं सकते हैं, मैं बात मान रही हूँ, नहीं जा सकते हैं, लेकिन आप उसे टीवी में देख सकते हैं, मोबाइल में देख सकते हैं, तो वो देखिए। तो जब आप देखेंगे सुंदरवन वन डेल्टा के बारे में डॉक्यूमेंट्री, बहुत सारी फिल्में आपको यूट्यूब पर देखेंगी, तो आप जब उसे देखेंगे तो आपको देख के लगेगा कि अरे वहाँ के रहने वाले लोगों का क्या भयानक ये ज़िंदगी उनकी बीतती होगी, हमेशा मौत से जूझते रहते हैं। वहाँ के घरों में कभी भी शेर आ जाता है तो अचानक वो कोई भी शेर देखकर उन्हें जो रस की अनुभूति होगी वो डर जाएंगे, वो भयाकुल हो जाएंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, भयानक रस। और उसमें मिलने वाले उस भयानक रस का स्थायी भाव क्या होगा, भय होगा। अब देखिए 8वां है विभत्स रस। विभत्स रस मतलब घृणा। अब देखिए जैसे आप हैं, आप इसको, ये नॉन वेजिटेरियन नहीं है, आप वेजिटेरियन है, आप फिश मार्केट में चले गए, ठीक है, आपको कहीं और जाना था, बीच रास्ते में आपको फिश मार्केट क्रॉस करके जाना था। अब जो आप देखें कि मछलियाँ वो काटी जा रही हैं, ऐसे वैसे करके छिली जा रही हैं, ये वो उसे खच 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 कर ऐसे खाटी जा रही हैं, उसे मक्खियाँ लग रही हैं, उनके में कुछ कुछ ऐसा हो रहा है, तो ऐसा आपको मन में नहीं आता, छी ये क्या देख लिया, थू छी कैसा दृश्य हमने मेरे आँख ने देख लिया, ये क्या मैंने देख लिया, जैसे घृणा मन में होने लगती है, एकदम आपको अजीब सा लगने लगता है, मैं दिमाग लगता है कि हे भगवान ये क्या मैंने देख लिया। तो ये क्या हो गया, ये विभत्स रस हो गया कि ऐसी चीज़ों को आपको देख के मन में घृणा उत्पन्न हो जाए, तो उससे विभत्स रस कहते हैं। विभत्स रस का स्थायी भाव घृणा होता है। अब देखिए शांत, ये निर्विवेद। कभी आपको ऐसा ही मन करता होगा, जो बच्चे थोड़ा सोचते होंगे, सीरियसली अपने जीवन को लेते होंगे, अगर आप भी अपना एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो कभी आप भी शांत मुद्रा में आते होंगे और सोचते होंगे कि हे भगवान यदि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, नहीं कुछ हुआ तो मेरा क्या होगा। तो शांत होकर अपनी बातों को सोचते हैं, शांत हो जाते हैं। तो शांत रस, शांत भी एक प्रकार का रस है, शांत भी एक प्रकार का रस है, शांत रहना भी एक प्रकार का रस है। तो शांत रस में हमें किस प्रकार का उसका स्थायी भाव शांत का क्या हो जाएगा, तो निर्वेद। शांत का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, निर्वेद। तो देखिए हमारे एक्चुअल जो रस होते हैं वो 9 होते हैं, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुसार 8 होते हैं, आधुनिक काल के अनुसार 11 होते हैं। एक बार सबका शॉर्ट रिविजन, ठीक है। पहला होता है श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। दूसरा होता है करुण रस का शोक होता है। तीसरा होता है अद्भुत रस, विस्मय अस्थायी भाव। रौद्र रस क्रोध अस्थायी भाव। वीर का स्थायी भाव उत्साह। हास्य का हंसना होगा। भयानक रस का भय होगा। विभत्स का घृणा होगा। शांत का निर्वेद होगा। एक होता है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस की अनुभूति आपको कब होगी, जब आप कृष्ण और उनकी माताजी यशोदा का वक्तव्य पढ़िएगा। कृष्ण और यशोदा का वक्तव्य आप जब पढ़िएगा तो उसमें आपको मतलब जहाँ बात करने, ठीक है, जहाँ बातों के माध्यम से जैसे हम कुछ कहें उसके पीछे और जैसे माँ यशोदा की कुछ लाइनें हो गई, उसके पीछे की कुछ और लाइनें जो होंगी हैं, तो उसके माध्यम से हमें किस प्रकार की रस की अनुभूति होगी, तो उसमें हमें मिलेगा वात्सल्य रस। और इसका अस्थायी भाव वात्सल्य रस का क्या हो जाएगा, तो स्नेह हो जाएगा।
स्नेह हो जाएगा इसका अस्थाई भाव, वात्सल्य का अस्थाई भाव स्नेह हो जाएगा। और भक्ति रस होता है, एक हो जाएगा भक्ति रस। तो भक्ति रस को हम इसका उदाहरण कहाँ से ले सकते हैं? तो भक्ति रस का उदाहरण लेने के लिए हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे आप कोई एक लाइन उठा लीजिए, रामायण की कोई लाइन उठा लीजिए, उनको पढ़ने से आपके मन में भक्ति जागृत होगी, मन में भक्ति की भावना आएगी। या फिर जैसे कोई आप आरती हो रही है, दुर्गा पूजा में आप पंडाल में घूम रहे हैं, कहीं आरती होने लगी माँ जगदम्बे की, जगत जननी की आरती होने लगी, या फिर चलिए आप अस्सी घाट पे घूम रहे हो, शाम का समय है, आरती का समय आ गया माँ गंगे की। तो उस समय जब आरती का धुन बजने लगेगा ना, ये जय जय भगीरथ नंदिनी, जय जय भगीरथ नंदिनी, जब ये लाइन आपको सुनने को मिलेगा, आपके कानों में लाइन का जब श्रवण करेंगे, आप सुनेंगे, तो इन सब लाइनों को सुन के आपके मन में खुद भक्ति का रस उत्पन्न होगा। और उस भक्ति का रस का अस्थाई भाव क्या होता है? तो भक्ति के रस का अस्थाई भाव अनुराग होता है, प्रेम होता है। अनुराग का मतलब प्रेम होता है, ठीक है। अनुराग एकदम शुद्ध हिंदी की भाषा हो गई, इसे समझाने के लिए हम प्रेम यूज़ कर लिए। तो ये 12 हमने रस को पढ़ा। अब देखिए, इन रसों को पढ़ने के बाद हम विभाव को देखेंगे। ये रस के जो 4 अंग होते हैं ना, अभी मैंने आपको बताया था, रस के 4 तत्व होते हैं: अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। तो अस्थाई भाव को हम देख लिए, जो मन में जिन पंक्तियों को पढ़ते समय या जिस मूवी को देखते समय, जिस नाटक को देखते समय, कोई भी ऐसी लाइन जिसे पढ़ते समय शुरू से अंत तक आपको जिस प्रकार की भाव की अनुभूति होगी, उसे जैसे भक्ति का रस मिलेगा, आपको अनुराग कहेंगे। आपको शांत रहने की ऐसा लगे कि उस पंक्ति को पढ़कर आप बिल्कुल चुप से हो गए, शांत से हो गए, तो उसे शांत रस कहेंगे, ठीक है। उससे प्रेम की अनुभूति होगी आपको, ठीक है, तो करुण रस कहेंगे। करुण रस नहीं कहेंगे। प्रेम की जब अनुभूति होगी, श्रृंगार रस का हो जाएगा रति। जब आप गुस्से में उसको देखकर आपके मन में वीरता जग जाए, पंक्ति को पढ़कर आपके मन में वीरता का भाव आ जाए, तो उसको कहेंगे उत्साह। उसका स्थायी भाव उत्साह हो जाएगा। अगर कोई ये पढ़ते हैं, जैसे जब बहुत सारे एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए, अब देखिए टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, हम इन विभाव अनुभाव को समझ लेते हैं। उसके बाद इसको कल हम पूरा एक हमारा क्लास होगा, वो हमारे 11 जो रस है ना, इन्हीं पर पूरा क्लास होगा। विभाव का देखिए अब क्या होता है। विभाव का मतलब क्या होता है कि जिसका सहारा लेकर अस्थाई भाव जगते हैं, जिसके सहारा से अस्थाई भाव का जन्म होता है। कारण जिसका क्या होता है, कारण जो होता है अस्थाई भाव का जो कारण, जैसे आप कोई मूवी देख रहे हो, उरी पिक्चर देख रहे हो, तो उसमें आपके मन में जो देशभक्ति का जो जुनून, आपके मन में जो जोश जागृत हुआ, तो उस जोश का जो कारण होगा उसे विभाव कहते हैं। जोश का जो कारण होगा उसे विभाव कहते हैं। विभाव क्या होता है? तो अस्थाई भाव को जागृत करने का जो रीज़न होगा, जैसे आपको खाना खाने का रीज़न होता है ना, कि आपको भूख लगी है, आपको बाहर जाके वीटी पर जाके चाय पीने का कोई रीज़न होता है, और घर पे भी आप चाय पीते हो, लेकिन आपको वीटी पर चाय पीने का मन कर रहा है, तो कोई रीज़न होगा ना, तो उस रीज़न को क्या कहेंगे? विभाव कहेंगे। जो अस्थाई भाव, जिनके सहारे से मन में अस्थाई भाव जागृत होंगे। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे आप कोई ये करते हैं, आपको कोई खराब सा, कोई कड़वा सा चीज़ खा लेते हैं, कोई खराब सा चीज़ खा लेते, तो कोई तीखा सा चीज़ खा लेते हैं, आपके मन में कोई भाव जागृत होगा ना, अरे राम राम क्या खा लिया, छी, ये तो पूरा मुंह जलने लगा, कितना तीखा था। तो इसके जो आपके मन में जो अस्थाई भाव जागृत हुए, तो अस्थाई भाव क्या रहा? अस्थाई भाव आपको गुस्सा रहा, क्रोध है आपको, ठीक है, अस्थाई भाव रहा क्रोध। तो इसके जागने के लिए आपको रीज़न क्या रहा था? आप वो तीखी चीज़, वो रीज़न हो गई ना, जिस चीज़ को आप खाएं, या मिर्चा खाए हो, या कोई ऐसी सब्जी आपके घर में बनी हो जो तीखी हो, तो उसका रीज़न क्या रहा?
तो वो सब्जी उसका रीज़न था आपके मन में भावना जागृत करने के लिए। तो वो जो रीज़न होगा जिसके सहारे से अस्थाई भाव जागृत हुए, जिनके वजह से जो कारण होगा, विभाव को कारण कहते हैं, रस का कारण कहते हैं। मतलब जिसके कारण से रस उस रस की हमें अनुभूति हुई, वो रस जागृत हुआ, उसे विभाव कहते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। विभाव के दो प्रकार हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन और उद्दीपन। तो जिसका सहारा लेकर अस्थाई भाव जगते हैं उसे आलंबन विभाव कहते हैं। और जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर अस्थाई भाव अधिक तीव्र हो जाए, जैसे इंडिया चाइना अभी बॉर्डर पर अभी आप देखेंगे कि थोड़ी सी टेंशन चल रहा है हमारा एलएसी पर थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। तो इन्हें जिन वस्तुओं को देखकर ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, ठीक है, जिन वस्तुओं को देखकर ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, तो क्यों क्रिएट हुआ, तो जिस क्षेत्र में एलएसी के जिन क्षेत्रों में ना इंडिया के ना भारत के ना चाइना के ये सैनिकों को जहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन काम, जिस कंट्री को जहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन काम नहीं करना था, तो वहाँ चाइना ने कुछ कंस्ट्रक्शन काम पहले किए, तो भारत ने कुछ नहीं किया। जब भारत ने वही काम करने लगा तो चाइना को थोड़ी सी चुभने लगी। तो उसका रीज़न क्या रहा, तो हमारा जो अभी तनाव जो हो रहा है उसका रीज़न क्या रहा, तो चाइना के पास रीज़न क्या है, तो चाइना का रीज़न है कि इंडिया तरक्की क्यों कर रहा है, इंडिया वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम क्यों कर रहा है। और उस चीज़ को देखकर उनके मन में भावना तीव्र हो गई। ठीक है, गुस्से की भावना तीव्र हो गई, तभी तो टेंशन की बात आ गई। वहाँ सैनिक भीड़ जा रहे हैं, मारपीट होने लग रही है। तो ये इसका देखिए, ये बार बार हट जा रहा है, पता नहीं क्यों ऐसे हो जा रहा है, हम भी नहीं समझ पा रहे हैं। तो जिन परिस्थितियों को देखकर आपके मन में अधिक तीव्र हो जाए, जो स्थिति, ऐसा भी इंडिया से चाइना जलता ही है, पाकिस्तान जलता ही है, लेकिन वो जो कंस्ट्रक्शन का काम देखे उसका और सर फटने लगा, तो वो हो जाएगा उद्दीपन। ठीक है, वो उद्दीपन हो जाएगा। और जिसका सहारा लेकर और जिनका ये सहारा ले रहा है, ठीक है, अस्थाई भाव को, टेंशन का, उसका सहारा किसे ले रहा है, तो उसे आलंबन कह देंगे। जिसके चीज़ को देखकर वो उसके मन में वो भावना जग रही है, ठीक है, चाहे वो गुस्से का भावना हो या फिर प्रेम का। जैसे आपके घर में मम्मी, आप छोड़िए, आप बहुत अच्छा मार्क्स लेकर घर में आए, ठीक है, घर में बहुत अच्छा मार्क्स लेकर आए, घर में खुशी का माहौल है, तो अस्थाई भाव क्या हो जाएगा, अस्थाई भाव क्या हो जाएगा, तो प्रेम होगा। अस्थाई भाव, आपको सब लोग अच्छे से प्यार से आपसे बात करेंगे, आपको शाबाशी देंगे, अस्थाई भाव प्रेम हो गया। ठीक है, तो वहाँ अस्थाई भाव प्रेम हो गया, बिल्कुल सही। रीज़न क्या रहा, उस प्रेम को उत्पन्न होने का रीज़न क्या रहा, किन स्थितियों को देखकर, तो आपका रीज़न रहा रिजल्ट। स्थिति क्या थी उस समय, किन स्थितियों को देखकर, आपकी मेहनत को देखकर, आपकी इतनी अच्छी लगन, इतना परिश्रम को देखकर वो उद्दीपन हो गया। ठीक है, आपके नंबर्स जो हो गए वो उद्दीपन हो गया, रिजल्ट जो हो गया वो आलंबन हो गया, अब ये सब जो होगा, ये टोटल रिजल्ट, नंबर, ये टोटल आपके क्या हो गए, विभाव हो गए, ये कारण हो गए अस्थाई भाव, यानी कि प्रेम को जागृत करने का ये कारण हो गया। तो आप संभवतः समझ गए होंगे। अब अनुभाव क्या होता है, तो रस का आनंद लेते समय शरीर में उत्पन्न, देखिए जैसे ये तो समझ लिए कि कारण जो होता है जिसके वजह से अस्थाई भाव जागृत हो गए उसे विभाव कहते हैं। अनुभाव का क्या होता है, जैसे आपकी मम्मी आपके रिजल्ट से बहुत खुश हो गई, तो उनके आँख से आंसू निकल गए, तो जो शारीरिक चेष्टाएं होती है ना, हमारे शरीर में जो क्रियाएं होने लगती हैं अस्थाई भाव के बाद, अस्थाई भाव जागृत होने के बाद तो उसे अनुभाव कहते हैं। आपके पिताजी आपके पीठ थपथपाते हैं, तो आपके शरीर में जो चेष्टाएं हो रही हैं ना, शरीर में जो क्रियाएं हो रही हैं, जो बाहर आपको दिख रही हैं, ठीक है, जो आपको बाहर दिख रही हैं, जिससे आप महसूस कर रहे हैं, वो अनुभाव हो गया। तो आप समझ गए इस चीज़ों को। आपको फिर से हम समझाते हैं एक बात को, कि जस्ट लाइक एक एग्जाम्पल के तौर पर इसे लीजिएगा, कि देखिए आपकी जॉब लग गई, चलिए सपोज दैट आप अपना एंट्रेंस क्लियर कर लिए, जो बच्चे एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर जॉब के लिए कर रहे हैं, उन्होंने अपना प्री निकाल लिया, तो उनके घर में क्या खुशी की माहौल होगी, तो अस्थाई भाव क्या हो जाएगा, अस्थाई भाव हमारा प्रेम हो जाएगा, अस्थाई भाव प्रेम हो जाएगा। उसका रीज़न, उसका विभाव क्या रहेगा,
तो हमारा प्री निकाल लेना, हमारा मेंस जो एग्ज़ाम है उसे क्लियर कर लेना, वो हमारा विभाव हो जाएगा। तो अब इस प्रेम का, इस विभाव का उत्पन्न होने से शारीरिक चेष्टाएं क्या होंगी? तो घर में मम्मी पापा बहुत खुश हो जाएंगे, दादा दादी हैं तो वो सब भी खुश हो जाएंगे। आपको खुशी से कोई गिफ्ट भी दे सकता है, कोई पैसे भी दे सकता है आपको खुशी के मारे कि जा बच्चे थोड़ा तू भी पार्टी कर ले अपने दोस्तों के साथ। और आपको खूब सारा प्रेम मिलेगा तो कोई आपकी पीठ को सहलाएगा, कोई आपको सर को ऐसे सहलाएगा, कोई आपको पीठ थपथपाएगा। ये जो शारीरिक क्रियाएं हो गई ना, ये शारीरिक चेष्टाएं हो गई, हमारे जो शरीर में क्रियाएं बाहर प्रकट होती हैं जिसे हम देख सकते हैं, तो वो क्या हो गया? अनुभाव हो गया। ठीक है, समझ गए? अब संचारी भाव क्या होता है इसे सुन लीजिए। तो अस्थाई भाव का सहारा रूप में आकर मिल जाए, अस्थाई भाव का सहायक रूप में आकर मिल जाए, ये बहुत अल्प समय के लिए होता है। अब देखिए ये संचारी भाव क्या कह रहा है। संचारी भाव क्या कह रहा है? जब कोई अस्थाई भाव उत्पन्न होता है, प्रेम का होता है, रौद्र का उत्पन्न होता है, चाहे देखिए जैसे एक चैप्टर है, एक ये है पंक्ति आपको मैं बोल रही हूँ, यह दंतुरिन मुस्कान मृतकों में भी जान डाल देगी जान, यह दंतुरिन मुस्कान मृतकों में भी डाल देगी जान। तो आपको यहाँ इस लाइन में क्या बताया जा रहा है कि एक स्माइल, ऐसी स्माइल जो मरे हुए इंसानों में भी, मरे हुए जो मरी हुई चीज़ें हैं उनमें भी जान डाल देती। ये एक इसका, और इसकी पंक्ति मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। ये पूरा जो वाक्य है, ये पूरी जो लाइन है, ये एक बच्चे के लिए कहा जाता है कि एक बच्चे का मुस्कान, एक छोटे से बच्चे की मुस्कान ऐसी होती है जो कितने भी मतलब उदास व्यक्ति के मन में, मृत व्यक्ति का कहने का मतलब एकदम मरा हुआ व्यक्ति नहीं, जो जिनकी भावनाएं खत्म हो गई हों, जो उदास है या फिर अपनी ज़िंदगी से निराश है या फिर कोई शांत निर्वेद भावना में रस की अनुभूति कर रहा है, वो शांत बैठा है, उसके साथ वो बच्चे की मुस्कुराता हुआ जो फेस देखेगा ना, चेहरा देखेगा, तो उसके मन में कौन सी भावना जागृत होगी? प्रेम की भावना जागृत होगी, उसका अस्थाई भाव प्रेम हो जाएगा, उसका कारण उस बच्चे की स्माइल हो जाएगी। ठीक है, उस बच्चे की स्माइल से आपके मुख पर जो स्माइल आएगी, आपके चेहरे पे जो खुशी आएगी, आपके चेहरे पे जो ये जब आप स्माइल करेंगे तो आपका मुंह ऐसे थोड़ी ना शांत रहेगा, वो थोड़ा सा हिलेगा, होंठ पर पड़ाएंगे। आपको हम देख के कितना मज़ा आ रहा है, कितना अच्छा ये बच्चा स्माइल कर रहा है, ये कितना सुंदर अच्छा सा स्माइल कर रहा है। तो आपके जो हृदय में जो वो अंदर की अनुभूति होगी वो तो रस हो गई, लेकिन जो शारीरिक ऊपर की चेष्टाएं होंगी, ऊपर की जो क्रियाएं होंगी, अनुभाव हो जाएंगी। अब देखिए संचारी भाव क्या होगा। तो संचारी भाव जो अस्थाई भाव को जागृत करने के लिए जो सहायक रूप में आती हैं, जो सहायक रूप में आती हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। ये एक तरह सोच लीजिए कि ये इनका काम मुख्य नहीं होता है, मुख्य जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होता है ना, तो ये मेन वर्ब इनको समझ लीजिए, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्प करते हैं। ठीक है, अस्थाई भाव को जागृत करने में ये हेल्प करते हैं, ये उन्हें संचारी भाव कहते हैं। तो आपको आज का क्लास समझ में आया? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये चैप्टर भाई साहब पढ़ाने में बहुत मेहनत लगती है आपके मन में स्थिति जागृत करने के लिए। अब कल का क्लास और ज़्यादा रोमांच उत्पन्न करेगा और ज़्यादा क्रिएटिविटी आपके दिमाग में आएगी। ये तो मात्र एक ट्रेलर था आपके माइंड को सेट करने के लिए। अगर जो बच्चे रस कभी नहीं पढ़े हों, इतनी अच्छे तरीके से मैं आपके सामने पेश करने का प्रयास कर रही हूँ, हम कहाँ तक सफल हो पाए ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, हमारी सफलता आपकी सफलता में है। आपको यदि समझ में आ गया तो हमें पढ़ाना जो हो गया मेरा सार्थक हो गया। अगर 2 बच्चे भी कमेंट करते हैं ना, तो हमें, मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि भले 2 ही सही, लेकिन पढ़े तो सही, किसी को समझ में तो आया। तो देखिए आज का हमारा क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। आपको आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। किसी तरह की कोई बातें समझ में नहीं आई तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से हमें पूछेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो टेस्ट हुआ था, नेक्स्ट क्लास में जो हमने टेस्ट को कंडक्ट किया था, तो उसमें हमारे कुछ स्टूडेंट जो हमारे प्रिय स्टूडेंट हैं, हमेशा मेरी क्लास को देखते हैं, टेस्ट भी देते हैं। तो उसमें एक है कल्पना पॉल है, उनका 14/14 आया। अनामिका जी हैं, उनका 14 में 9 नंबर आया। स्नेहा है जिसका 14 में 7 नंबर आया। तो ये 3 बच्चे जो टेस्ट दिए थे प्रत्यय का, उसमें इनका ये नंबरिंग हुआ था। तो आप भी बच्चे इसी प्रकार से हमें प्रेम करते रहिए।
इसी प्रकार से वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और नेक्स्ट क्लास आने के आप इंतज़ार करिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।